यह एक रसोई घर था। कोनों में दीपक रखने के लिए ये बनाए गए हैं। यह स्थान किसी कवि या लेखक का था। राजमहलों में, हवेलियों में इसका प्रयोग पंखा खींचने के लिए किया जाता था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग के नाम से वैसे दो दुर्ग हैं। एक दुर्ग है अजमेर में, जिसे गठबीठली भी कहा जाता है, और ये आप देख रहे हो, ये तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में। इसे बूंदी दुर्ग भी कहा जाता है। यह काफ़ी बड़ा दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में 1354 ईस्वी में महाराव बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। उस समय यह इतना बड़ा किला नहीं था, लेकिन इसका निर्माण जब कराया गया था तो उसके अगले 200 वर्ष तक लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य कराए गए, जिसके फलस्वरूप यह काफ़ी बड़ा किला हो गया, जो कि आप देख सकते हो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस दुर्ग का परिसर लगभग 5 मील क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह दुर्ग लगभग 500 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है। इसमें बहुत से महल बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त रानी का महल भी है, जो कि काफ़ी भव्य है। काफ़ी अच्छी सुंदर चित्रकारी की गई है। दुर्ग में प्रवेश के लिए कई द्वार हैं, जिनमें हथिया पोल हो गया, लक्ष्मी पोल है, फूटा दरवाज़ा, जैसे कई दरवाजे हैं। हथिया पोल है, जिससे होकर हम आपको लेकर चलेंगे। वहाँ पर हाथियों की एक जोड़ी बनी हुई है, फतरों की जोड़ी है, काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है वो। और आगे आप देखोगे अनेकों महल हैं, जैसे बादल महल हो गया, फूल महल, उमेद महल, छत्रसाल महल, रतन दरी खाना, जैसे अनेकों यहाँ पर महल बने हुए हैं। इस किले का निर्माण बूंदी के हाड़ा राजाओं ने मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था, और यह भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक किला है। और इसमें काफ़ी सुरंगें भी थी, जो कि वर्तमान में वो बंद हो चुकी हैं। तो आइए अब चलते हैं और हर एक चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। किले में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले हम किले के बाहरी तरफ नीचे की ओर बने इन महलों को देख लेते हैं, जो काफ़ी डरावने प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। अब हम इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। समय के साथ किले का यह भाग आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। हालांकि वैसे यह किला काफ़ी सुदृढ़ है, और किले के कुछ भागों को छोड़कर लगभग संपूर्ण किला काफ़ी सुरक्षित एवं मजबूत स्थिति में आज खड़ा है। यह इसका निचला हिस्सा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इसकी छत को सपोर्ट करने के लिए भारी भरकम लकड़ी के बड़े बड़े बीम लगाए गए हैं। इधर इस कक्ष की दीवारें एवं छत आप देखोगे तो ये काली पड़ चुकी हैं। संभवतः यह एक रसोई घर था। इधर ये एक और कक्ष बना हुआ है। यहाँ कोने में ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसमें रात्रि को दीपक जलाया जाता था। अंदर इसमें बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। इसकी छत भी उसी प्रकार की है, लकड़ी के बल्लों से सपोर्ट किया गया है। अब हम इसके दूसरी मंजिल वाले हिस्से में आ चुके हैं। यह एक बड़ा हॉल बना हुआ है, जिसे स्तंभों पर खड़ा किया गया है, और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। इस कक्ष में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यह एक अलमारी का दरवाजा है, जिसमें सामान वगैरह रखा जाता था।
इधर कितने सुंदर झरोखे बने हुए हैं। इस झरोखे की तरफ ही ये एक और कक्ष बना हुआ है। इस कक्ष में दीवारों में आले बने हुए हैं और ऊपर दोनों तरफ ये पट्टियां लगी हुई हैं जिन पर सामान रखा जाता था। कक्ष में ये खिड़कियां बनी हुई हैं जो पत्थर में नक्काशी करके बनाई जाती थी। इधर इस आले में मटके रखे जाते थे। पानी के घड़े रखने के लिए ये घाट भी बने हुए हैं। यह एक लंबा चौड़ा बरामदा है। आगे एक कक्ष है। इसकी दीवारों में ये बहुत सारे आले बने हुए हैं और हाँ, इन आलों में संभवतः धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ रखे जाते होंगे, क्योंकि उस समय जो धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जाते थे वो इसी तरह के आलों एवं अलमारियों में रखे जाते थे एवं उन ग्रंथों व पुस्तकों को रखने के लिए एक अलग से विशेष कक्ष भी होता था जिसमें इसी तरह की अलमारियां पाई जाती थी। और यह स्थान किसी कवि या लेखक का होगा। इनमें कुछ एक आलों के लकड़ी के किवाड़ आज भी मौजूद हैं जो हमें उस समय की याद दिलाते हैं। इस कक्ष के बाहर दीवार पर ये भगवान कृष्ण का चित्र बना हुआ है। नीचे की तरफ भी ये अलमारियां बनी हुई हैं जिन पर लकड़ी के किवाड़ लगे हुए थे। इस दरवाजे पर काफी सुंदर डिजाइन किया गया है। दरवाजे के ऊपर गणेश जी महाराज का स्थान है और ऊपर ये चकली है। ये लकड़ी की है जो अब भी सुरक्षित है। इसका प्रयोग रस्सी खींचने के लिए किया जाता है। जैसे पहले के जमाने में कुएं से पानी निकालने के लिए इसी तरह की वस्तु का प्रयोग किया जाता था और राजमहलों में, हवेलियों में इसका प्रयोग पंखा खींचने के लिए किया जाता था। जैसे अंदर एक पंखा लगा होता था और उस पंखे से एक रस्सी इस चकली के ऊपर से होकर बाहर की तरफ आती थी जिसे बाहर बैठा एक व्यक्ति खींचता था और अंदर जो भी महानुभाव बैठे रहते थे, विश्राम करते थे, वो किवाड़ बंद करके अच्छे से हवा खाते थे। और भाई, हमारा अनुमान ठीक निकला। जैसा कि हमने इन अलमारियों को देखकर अनुमान लगाया था कि यह स्थान किसी कवि या लेखक का था, तो हमारा अनुमान ठीक निकला। यह स्थान किसी कवि, लेखक अथवा पंडित जी का ही था, क्योंकि यहाँ पर कक्ष के बाहर भगवान जगन्नाथ की चित्रकारी बनी। दरवाजे के दोनों तरफ भी चित्रकारियां हैं और भगवान गणेश जी का स्थान है। तो इन सब चीजों को देखकर हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्थान किसका है। कक्ष के ऊपर ये पट्टी लगी हुई है जो सामान रखने के लिए थी। यहाँ पर पंडित जी ने ये काला रंग किया हुआ है, पता नहीं किस लिए किए हैं। इधर ये बड़ा सा आला बना हुआ है। भगवान जी की मूर्ति रखने के लिए जो गर्भगृह बनाया जाता है, यह उसी तरह का प्रतीत हो रहा है। संभवतः यह कक्ष एक छोटा मंदिर भी हो सकता है, लेकिन प्रबल संभावना यही है कि यह किसी पंडित जी अथवा कवि का ही था जो अपने इष्ट देव की मूर्ति को यहाँ पर रखते थे। कोनों में दीपक रखने के लिए ये बनाए गए हैं जिससे कमरे में उजाला हो जाता था। कमरे के बाहर एक झरोका बना हुआ है जिसमें सुंदर कारीगरी की हुई पत्थर की जाली लगी है। अब इससे ऊपरी मंजिल वाले भाग पर चलते हैं। इधर ये सीढ़ियों के ऊपर ये निर्माण बना हुआ है जिसमें सामान वगैरह रखा जाता था और इधर ये सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं जो इस महल के दूसरी ओर जाने का रास्ता है, जहां पर हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। यह इस महल की तीसरी मंजिल है। यहाँ पर भी ये दीवारों में बहुत सारे आले बने हुए हैं और ये वाला जो पूरा महल है, यह संभवतः किले के सेवक, कवि
लेखक एवं अन्य पदाधिकारियों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर भी पानी के घड़े रखने के लिए स्थान बनाए गए हैं। इधर ये पूरी की पूरी अलमारी, इसमें बहुत सारे आले बने हुए हैं। अंदर आइए। यहाँ पर ये रोशनदान और खिड़कियां बनी हुई हैं। इन खिड़कियों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि पहले के कारीगर कितने उन्नत थे। इनमें कितनी बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। ऊपर ये चिड़ियों की आकृति बनी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण यह बूंदी का पत्थर है, जो कि काफी जटिल और कठोर पत्थर होता है, और उस पत्थर में इतनी बारीक नक्काशी किया जाना कारीगरी का एक उम्दा उदाहरण है। अंदर इस कक्ष में भी खिड़की में ये जाली लगी हुई है। और भाई ये कक्ष तो एक छोटा मंदिर था। यहाँ पर ये भगवान का गर्भगृह बना हुआ है और इसके नीचे ये छोटी अलमारी बनी हुई है। इस पर भी लकड़ी का किवाड़ लगा था। ये लोहे की कुंडी इस पर अभी भी लगी हुई है। इसमें पूजा से संबंधित सामान रखा जाता था। इस गर्भगृह के ऊपर छज्जे के नीचे कुंदियां लगी हुई हैं, जिसमें पर्दा ढकने के लिए रस्सी बांधी जाती थी, और इसके दरवाजों में लकड़ी की बाहियां भी देखने को मिली हैं। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर। इधर वाला हिस्सा कुछ ज्यादा ही जर्जर हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं। इधर ये चक्की का पार्ट पड़ा हुआ है। इस कक्ष में काफी अंधेरा हो रहा है। अब हम ऊपरी मंजिल पर आ गए हैं। इधर दीवार पर आपको एक ब्रिटिश कालीन चित्रकारी देखने को मिलेगी, जिसमें दो व्यक्ति खड़े हैं और ये कोट पैंट पहने हुए हैं, पैरों में जूते पहने हुए हैं। इधर की तरफ दीवार पर माताजी की आकृति बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा झरोका बना हुआ है, लेकिन विडंबना देखिए भाई, इस झरोके की बहुत सी पत्थर की जालियां गायब हैं। बहुत से ऐसे लालची लोग हैं जो इनको उखाड़ कर ले गए। ये तारागढ़ दुर्ग है भाई, बहुत बड़ा विशाल दुर्ग है, और इतने बड़े दुर्ग को भी लोगों ने अपने कुकृत्यों से अछूता नहीं छोड़ा। यह हमारे लिए एक बड़े दुख की बात है। इधर ये भगवान गणेश, पणियारी और नंदी जी की चित्रकारी बनी हुई है। यह कक्ष एक पूजा कक्ष था और इसमें माता लक्ष्मी की चित्रकारी बनी हुई है। इस वाले भाग में ये एक और कक्ष है, जिसमें बहुत सारे आले बने हुए हैं। और दीवारों पर सुंदर अंकन किया गया है। दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग है। यह एक ऐसा दुर्ग है जो हमेशा अजय ही रहा है। और इस दुर्ग का जो ये वाला भाग हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपको संभवतः किसी भी YouTube चैनल पर देखने को न मिलेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा दुर्ग के दूसरी तरफ नीचे की ओर बना हुआ है। मुख्य दुर्ग में जाने वाला रास्ता दूसरी दिशा में है, और इस वाले भाग में आने का रास्ता दुर्ग के पीछे की ओर है, जहां बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस वाले हिस्से का जो दरवाजा है वह दिखाई नहीं देता। पता ही नहीं चल पाता कि भाई जाना किधर से है, बहुत पास आने पर ही दिखाई देता है।
तो दोस्तों, आप इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे आपको बहुत से शानदार ऐतिहासिक वीडियो देखने को मिलेंगे। बहुत से रहस्यमय एवं अनदेखे ऐतिहासिक स्थल व निर्माण देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपको उस समय में होने का आभास होगा और आप स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे।